हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के। ठीक है, जो 2019 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, हम 2019 के पढ़ेंगे। 2017, 2018, 2020, 2021 और उसके बाद में एक साल पेपर हुआ भी नहीं था इसका, कोरोना के कारण। तो जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2019 में, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए जब अर्थ के साथ हम चार्ज शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे सिंबल होता है। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होता है, चार्ज को शेयर करना अर्थ के साथ, उसकी जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राइट द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए आपको पता है ये कहां से निकालते हैं, कुलम्ब्स लॉ आपको पता है क्या होता है, के का मान कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। और अपने को ये जो यूनिट पूछी ना, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, एफ की और आर की गुणा करेंगे आर स्क्वायर बटे में Q1 Q2। ठीक है, एफ और आर स्क्वायर, क्लियर। तो जब हम इसकी यूनिट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और तो देखिए ध्यान से देखिए इसको, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालते हैं हम। अपने को ये यूनिट निकालनी है, इसको यहां पे ले लो, क्या होगा, Q1 Q2 बटे में 1/4 और F गुणा में R स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस निकालनी है। तो चार्ज की यूनिट इसका 4 की तो होती नहीं है, कुलाम्स की, कुलाम स्क्वायर, और ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, क्या बनेगी, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई एप्सिलॉन नॉट की। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल से देखें, इस पे क्या पूछ सकता है, अगर मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की यूनिट पूछे आपसे, ऐसा भी होता है ना, के की वैल्यू होती है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस के की वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो के क्या होगा, F गुणा में R स्क्वायर डिवाइड में Q1 Q2। ठीक है, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। फोर्स की यूनिट होगी ये F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे एप्सिलॉन नॉट की पूछता है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, और के की पूछता है तो ऐसे। ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करके आते हैं, के की भी ये यूनिट लिख के आते हैं जो एप्सिलॉन नॉट की होती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट की इसकी रिवर्स ऐसे निकालेंगे, यहां से इसको ले जाके। एक तो ये 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कैसे पूछा गया है वो देखिए। वो देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा बोला, F बराबर है, अपने को पता है के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूं, पहले तो ये बोलेगा अगर मान लीजिए 2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब R को डबल R 2R कर दिया, तो कितना पड़ेगा, के Q1 Q2 बटे में 4R स्क्वायर, 1/4R स्क्वायर, मतलब ये आपका। ठीक है, इसका मतलब कितना, ये तो टोटल फोर्स था ना, शुरुआत वाला फोर्स था, तो जो नया फोर्स आया है उसका कितना होगा, नया फोर्स है पुराने फोर्स का 1/4 गुना हो जाएगा, वो फोर्स न्यू फोर्स बनेगा, वो 1/4 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो 3 गुना करता है तो 1/9 गुना हो जाएगा। अगर ये बोले कि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, अगर 2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, F बराबर Q1 Q2 बटे में R, यानी कि 1/2R का स्क्वायर। जब ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 अब की बार ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 4 गुणा में के, मतलब कितना गुना हो गया, 4 गुना, कितना गुना हो गया, 4 गुना। क्या ध्यान रखना है इसमें, तो ये ध्यान रखिए क्योंकि कूलम्ब्स लॉ बोलता भी यही है, 2 चार्ज है Q1 Q2
इनके प्रोडक्ट के मल्टीपल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की इनवर्सली होता है। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम r/2 कर रहे हैं, r/3 कर रहे हैं, तो वो 9 गुना हो गया, r/3 करेंगे तो, r/2 करेंगे तो 4 गुना हो गया। और अगर डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो फोर्स ऑटोमेटिक कम होना है, 1/4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बोर्ड में पूछे गए हैं कि बताइए अगर हम डिस्टेंस, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट आपको पता ही कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इनमें डिस्टेंस r है बराबर k, तो k की SI यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट, और इनके डायमेंशन फार्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कूलम्ब्स लॉ के ऊपर छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके दिया हुआ है कि आपको रजिस्टर दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। देखिए 2 किलो ओम का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है और पोटेंशियल है 4 वोल्ट। तो देखिए आर है आपका 2 किलो ओम, आर कितना है 2 किलो ओम, और वी आपको दे रखा है 4 वोल्ट। आपको निकालना है करंट, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोगों को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर, यानी कि I बराबर कितना होगा V बटे आर, 4/R कितना होगा 2 गुना में किलो ओम 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो I हो जाएगा कितना होगा 2 गुना 10 की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई 10 की पावर -3 एम्पियर। क्लियर है, ये समझ में? तो इस तरह से आपको है ना क्वेश्चन दे सकते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो गई। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है 2 किलो ओम दे रखा था, ये 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, अब ओम्स लॉ आपको पता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन बताए जाएंगे एक क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए जैसे पोटेंशियल का फार्मूला होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है। ठीक है, इस पे भी पूछ लिया जाता है कि आपको वर्क डन दे दिया 2 जूल किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए, 5 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसका पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो W/Q। ठीक है, वैसे मैंने एक फार्मूले का अलग से वीडियो बना रखा, वहां पर देख सकते हैं, वहां सिंपल बेस न्यूमेरिकल भी है, 10वीं के भी हैं, और दोनों के अंदर आ जाते हैं, 10वीं और 12वीं के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। पावर फैक्टर क्या होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का? पहले तो देखिए अगर हम LCR सर्किट की बात करें तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर की बात करते हैं, P बराबर EV/IV cos फाई, EV/IV cos फाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है जब हम LCR सर्किट की बात करते हैं। ठीक है, आपको अगर पावर फैक्टर पूछे, अगर ओनली रेजिस्टेंस का पूछे, तो आप याद करिए जब आपने यूनिट पढ़ी है वहां पर दोनों में जो फेज डिफरेंस आया था फाई कितना आया था 0। जब ओनली रेजिस्टेंस लिया था AC सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, वहां पर फाई 0 आया था। फाई 0 आया था तो पावर कितनी होगी बताइए? cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो कितना होगा EV इंटू में IV। अगर पेपर में आपसे पूछे कि ओनली रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर बताइए तो EV इंटू में IV। अभी आपसे पूछा है ओनली कैपेसिटिव के लिए, कैपेसिटर के लिए बताना है, तो कैपेसिटर के लिए याद करिए कितने एंगल से लैग्स बिहाइंड था वो 90 डिग्री, मतलब फाई 90 था, कैपेसिटर में भी फाई 90 था और इंडक्टर में भी फाई कितना था 90 था। तो दोनों केस में अगर कोस 90 रखेंगे तो पावर कितनी आएगी 0, एवरेज पावर जो होगी वो 0 होगी। तो ये अगर आपसे इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें तो ठीक है, ये भी आपसे पूछा, अभी पूछा आपसे कैपेसिटर का पूछा है, तो पावर कितनी होगी इसमें 0, एवरेज पावर 0 होगी। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने करी? न्यूक्लियस की खोज जैसे मैंने बताया भी था, न्यूक्लियस की खोज करी है रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज करी है जे थॉमसन ने। तो हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, 3 मॉडल आते हैं आपके, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। उसमें न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया है वो किसने किया है? किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइए, ये प्रश्न भी आया हुआ है एक बार, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे बताइए +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कितना होता है 0। और किसी एटम पे चार्ज अगर आपसे पूछता है, एटम पे चार्ज अगर आपसे पूछता है तो कितना होता है 0 होता है। एटम पे भी पूछा हुआ एक बार, एटम पे चार्ज मतलब मान लीजिए सोडियम पे यहाँ पर कितना चार्ज है 0 चार्ज।
ठीक है, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिनका लाइफ टाइम कम होती है, अपने आप डिके हो जाते हैं, सेल्फ डिके हो जाते हैं, उनकी होती है बाइक्यूरल, बी क्यूरल भी बोल देते हैं, कि बाइक्यूरल होती है, एसआई यूनिट होती है ये। ठीक है, बी क्यूरल इसकी यूनिट होती है, बी क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी क्यू से, एसआई यूनिट। ठीक है, एक आपसे पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस फिनोमिना पे आधारित, तो किसकी एप्लीकेशन है वो? उसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पे है। ठीक है, टीआईआर बोलते हैं उसको, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब लाइट ऑप्टिकल से डेंसर मीडियम में जाती है, उसकी पहली कंडीशन होती है, और लाइट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अभी और क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी में अगर बात करें फर्स्ट यूनिट में, तो फर्स्ट यूनिट में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैपेसिटर की ऐसा यूनिट बताइए। कैपेसिटर की ऐसा यूनिट क्या होती है? फराड। ठीक है, और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो कितनी होती है? 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV, ये भी हो सकती है ना। ठीक है, तो 1/2 CV स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपसे एनर्जी स्टोर के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ये मैं आपको कराऊंगा अभी, ये सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट में आपके सैंपल पेपर में जो बोर्ड ने डाला उसमें पूछा हुआ है, कि सैंपल पेपर की मैं अलग से वीडियो भी डाल रहा हूं, तो सैंपल पेपर में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट आप देखिए कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है फोर्स, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होगी बताइए? न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है? कूलम। एक बार तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, +2 क्लास में। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट आपसे किसी की भी पूछ सकता है, डायमेंशन फार्मूले भी पूछ सकता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपसे ही पूछ सकता है, वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है? वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है? वोल्ट पर मीटर, वो आपसे पूछेगा। वोल्ट पर मीटर कैसे देखेंगे आप? वोल्ट मतलब पोटेंशियल, मीटर मतलब डिस्टेंस। ऐसा कोई होता है कि जिसमें पोटेंशियल और डिस्टेंस में रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E बराबर, एक्चुअल में रिलेशन ये होता है -dV/dr, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं V/d। तो देखिए V की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, यूनिट के क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान रखना, न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद में आपसे ये पूछ सकता है कि ये तो आपने पढ़ा ही है कि रेजिस्टेंस जो होता है, एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तीनों पे डिपेंड करता है। ये कैसे करता है आपने पढ़ा है, R बराबर रो एल बाई ए, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड, एरिया पे डिपेंड, और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन में दे दिया, मान लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑल ऑफ द अबव दे दिया, तो आधे से ज्यादा बच्चे ऑल ऑफ द अबव करके आए, जबकि रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं अच्छी तरह से, आपको उन दोनों में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक जैसे क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल पेपर में दिया हुआ है कि आपको कंडक्टेंस रेजिस्टेंस दे रखा है 5 मिली ओम,
5 मिली ओम आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और उसका कंडक्टेंस निकालना है। तो ध्यान रखना कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होता है 1/r, और वो आपके सैंपल पेपर में आपको दिया हुआ है 5 मिली ओम, 5 गुणा 10 की पावर -3 ओम। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आएगी 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻² ओम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ओम नहीं आएगा इसकी यूनिट आएगी कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है महो होती है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है महो यूनिट होगी इसकी, MHO, महो। तो इस तरह से इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जे थॉमसन मॉडल पे कि जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है उसके अंदर, ऐसा कौन सा मॉडल है। जैसे उसने बताया था ना जे थॉमसन ने, जैसे अपना वाटरमेलन होता है, जैसे तरबूजा होता है, उसमें बीज धसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है, उसमें लाल भाग जो होता है वो पॉजिटिव भाग होता है। ठीक है, तो ऐसा जो मॉडल दिया है वो जे थॉमसन ने दिया है। ठीक है, ये उदाहरण दिया है उसने, आप पढ़ेंगे 3 मॉडल है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और फिर बोहर मॉडल। जिनमें से तीनों मॉडल में से बोहर मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वैसे रदरफोर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अगर कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी अगर आपको दे रखी है, कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर देंगे तो आप आराम से निकल जाएगी। अभी इसमें जो आपके जो सैंपल पेपर है उसमें आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और आपको कंडक्टेंस निकालना है, तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर देते हैं, 1/r वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल पेपर में आपके, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी है कि एक एटम से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो उसमें टोटल चार्ज कितना बच गया। तो देखिए आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में, Q बराबर Ne होता है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो अपने को देखो Q क्या होता है इसमें, ये देखिए पहले क्या क्या है, ये होता है गिवन चार्ज, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अभी ये इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको चार्ज दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, चार्ज पूछ लेगा। अभी जैसे अभी क्वेश्चन मैंने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए एटम से, तो क्यू कितना होगा, चार्ज पूछा है तो एन की जगह क्या रखोगे 5, ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 8 गुणा 10⁻⁻19 आ गया चार्ज कूलम। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, तो इस तरह से करना है इसको। ऐसे क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब की बार क्या दिया हुआ आपको, चार्ज दिया हुआ, मतलब क्यू की वैल्यू दी हुई एन, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो एन पूछा आपसे। तो क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो एन बराबर क्या होगा क्यू बटे ई। क्यू की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 0.625, 6.25 गुणा 10⁻⁻18 समथिंग वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है वो लैम्डा में लिख के बताएं। लैम्डा मतलब वेवलेंथ में लिख के बताएं। तो पहली बात तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E बराबर क्या होता है एच म्यू। एच माने प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और म्यू फ्रीक्वेंसी होती है। तो एच अपने को लिखना इसको लैम्डा की टर्म में, तो म्यू क्या होगा बोलो C बाई लैम्डा। तो एनर्जी जो होती है फोटोन की वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा। ठीक है, यहां तक भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 था जो मैंने आपको बताया। इसमें कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आपके सोल्व हुए हैं लास्ट ईयर के, 20 अप्रोक्सीमेट हो गए होंगे आराम से। तो ऐसे ही पार्ट 2 आपके लिए आएगा क्वेश्चन के लिए। इसलिए जिन बच्चों को जो 12th क्लास में है उनके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए ताकि उनको बेनिफिट हो उसके। ठीक है, अगला पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।